नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें कि हम जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर का जो सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साथ ही हम लोगों ने जो गंगा रिवर सिस्टम है उसको भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो है हमारा पार्ट 3 है, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैप भी रखा है, ताकि पढ़ते हुए साथ में हम मैप भी देखते रहेंगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो साथ में मैप भी रख के बैठो, और स्पेशली जब आपसे रिवर वगैरह के बारे में पढ़ती हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हो तो साथ में देखो एटलीस्ट रखा करो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप साथ साथ पढ़ते भी जा रहे हो, और आपके ना कहीं आपको मतलब याद होता रहता है कि कहाँ पे किस रिवर की लोकेशन है, वो प्लेस कहाँ पर है। तो ऐसे आपको याद होता रहता है और इजी भी होता है आपको समझने में। ठीक है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं पर्सनली, कि एक बार आप विदाउट मैप बस पढ़ो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मैप के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी की सारी, लेकिन मतलब 70% आपको चीज़ें जो है आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। तो इसीलिए मैप साथ में लेके बैठे रखिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद में है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका कहाँ से उद्गम होता है, तो ये भी विश्व की जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं उनमें से एक ब्रह्मपुत्र भी है, और इसका उद्गम जो होता है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में जो मानसरोवर जो झील है उसके पास में है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो वहां से इसका होता है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मैप के थ्रू। ओके, वेट। ये रहा हमारा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो ग्लेशियर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये तिब्बत से होकर बहती है, और इस नदी को अभी क्या नहीं कहते, ब्रह्मपुत्र नहीं कहते इसको, बल्कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? सांगपो नदी। ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। ठीक है, तिब्बत के रांगो सांगपो के दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। अब यहाँ पे तो शायद नहीं दिखाया है उस नदी को, क्या बताया उस नदी का नाम? उस नदी का नाम बताया है रांगो सांगपो। चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले मैप में कि क्या दूसरे वाले मैप में दिखाया गया है। नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें शायद हो सकती है, नहीं, बट इसमें भी नहीं दिखाया गया आपको। ठीक है, लेकिन एक रागो सांगपो करके एक नदी है, जो क्या है, ये हमारी जो सांगपो नदी है इस पे दाहिने तट से मिलती है। हो सकता है ये भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि ये वाली हो। ठीक है, सांगपो नदी से दाहिने तट से मिलती है। फिर मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो यानी कि जो नमचा बरवा एक पर्वत है ना, तो वहाँ से निकलती है, और लगभग कितने अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो नमचा बरवा क्या है, जो वो पर्वत है वो है 7755 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो उसके पास से ये गुजरती है और एक बड़े से गहरे महाखंड का निर्माण करती है, वही गॉर्ज का निर्माण करती है, और बहुत तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपात में यह सीशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। ठीक है, किस नाम से? सीशंग या दिशंग नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। अब मैंने देखो यहाँ पे ना 2-3 मैप मैंने ऐड कर रखे हैं कि जिससे भी आपको समझ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे। अब देखो यहाँ कस्बे का तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ से करके, है ना, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से ये गिर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से प्रवेश कर रही है, तो यहाँ की तरफ क्या पड़ता होगा? एक सादिया कस्बा। तो उसके पश्चिम में यहाँ नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती है। देखो यहाँ दिखाया गया है,
ये आपको दिबांग नदी दिखाई है ना, दिबांग नदी भी दिखाई गई है, इसमें लोहित नदी भी दिखाई गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिहांग लग रखा है, ये सिकांग नाम है इसका, ठीक है। ये नदियाँ जो हैं इसमें मिल रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जब ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, इसके बाद इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या दिबांग जिसे सिकांग भी कहते हैं, अच्छा इसी दिबांग को हम सिकांग कहते हैं, और लोहित, ये दोनों नदियाँ जो हैं जब इस पर मिलती है तो तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही वो दिबांग नदी जिसे कि सिकांग भी कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यही है। तो ये दोनों नदियाँ जब इस पे मिल रही हैं तब इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य नदियाँ आकर के मिलती है। अब क्या बताया जा रहा है कि जो असम वैली आता है, अब असम वैली आपको पता है असम किधर पड़ता है, इधर साइड पड़ता है, ओके ये दिख क्यों नहीं रहा है, चलो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यानी कि जब ये इस असम वाले रेंज से जाती है तो इससे बहुत सारी क्या होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ इस पर मिलती हैं, ठीक है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहंग हैं और धनसरी दक्षिण में हैं। क्या यहाँ पे दिखाया गया है, आई थिंक इस वाले में नहीं दिखाया गया है, इसमें भी नहीं दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अगर मैप में आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ वाली जो नदी है, यहाँ पे जो ये मैप है ना, इसमें दिखाया गया है धनसरी, ठीक है। मैं आपको इसको इसमें दिखाती हूँ, देखो ये धनसरी नदी दिख रही है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके बाई तट की प्रमुख नदियाँ जो दिहिंग और धनसरी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ दिखाई गई, दिसांग है, दिखू है, सुबनसिरी है, यहाँ पे देखो एक सुबनसिरी डैम भी है, ठीक है। दिक्रांग नदी देखो ये रही है ना, धनसरी ये तो दूसरी है, ठीक है, दिहिंग नदी यहाँ पे। और ऐसी ही बहुत सारी नदियाँ देखो, यहाँ पे सियोम नदी दिखा है, दिबांग, लोहित, तो ये सारी नदियाँ क्या हैं, इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। फिर आगे आता है, यहाँ पे दिया है इसके आगे कि जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी है, सुबनसिरी यहाँ पे हमने देखा, सुबनसिरी नदी ये देखी हमने, ठीक है। कामेक नदी भी दिखाई गई है, मानस व संकोश है। अच्छा रुकिए मैं इसको दूसरे वाले मैप पे देखती हूँ कि क्या दूसरे वाले मैप में सब चीज़ दिखाई गई हैं, नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें भी उतनी बहुत सारी नदियाँ तो नहीं दिखाई हैं, लेकिन हाँ जो भी हैं यहीं आसपास ही हैं, इस ब्रह्मपुत्र नदी के नियर में ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि दाएं तट पर सुबनसिरी तो हमने देख ली थी, ठीक है, ये सुबनसिरी नदी हमने यहाँ पे भी दिखाई गई है। कामेक नदी है, मानस, संकोच, यहाँ पे देखो ना ये छोटी छोटी नदियाँ सब मिल रही हैं, सबके नाम नहीं दिए हैं लेकिन ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसके दाएं तट से मिल रही हैं, ठीक है। सुबनसिरी जिसका उद्गम कहाँ है, तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। यानी कि यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ से देखो ये बहते हुए आ रही है, यहाँ से बहते हुए आ रही है, और फिर क्या होता है दक्षिण दिशा में, ये क्या कहा उन्होंने कि दक्षिण दिशा में फिर क्या करती है, ये बांग्लादेश में आती है और दक्षिण दिशा में बहती है, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना नदी क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, ठीक है। और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, ठीक है। तो देखो ये तीस्ता नदी देखो यहाँ से मिल रही है, ये तीस्ता नदी इस पर आके मिल रही है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा पहले तो कि इसका जो हमारी ये नदी है, इसको मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे इसको सांगपो बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इस पे एक और नदी यहाँ से मिलती है, फिर ये ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश से आती है, फिर जिसमें कि दो अलग अलग नदियाँ दिबांग करके मिलती है, लोहित मिलती है, ठीक है। फिर जाके इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। फिर आगे चलते हैं तो इस पर सुबनसिरी नदी मिलती है, ठीक है। फिर आगे चल के और भी नदियाँ इस पर मिलती हैं। फिर क्या होता है, फिर ये आते आते क्या होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दक्षिण दिशा में बहती है, जिसमें इसमें इधर से तीस्ता नदी भी इस पर बह के आती है, उसमें मिल जाती है, और तब जा कर के क्या होता है, अंत में यह नदी जो होती है, नदी पद्मा के साथ मिलकर
यह नदी जो है पद्मा के साथ मिलकर, यहाँ देख रहे हो आप, ये पद्मा दिखा रहे हैं, ये पद्मा नदी है ना, तो पद्मा के साथ मिलकर के यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो देख रहे हो पूरा फ्लो इसका, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से निकलती हुई, ये मतलब यहाँ से कह सकते हैं आप, यहाँ से निकलती हुई आ रही है पूरी, यहाँ से बहते 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 आ रही है, और इससे बहुत सारी नदियाँ मिलती जा रही हैं, बांग्लादेश से होकर के गुजरती है और फिर पद्मा के साथ आखिरी में मिलती हैं, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या है कि जब नदियां अपने साथ बहुत सारा क्या करती हैं, अवसाद लेके आती है। अवसाद देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ मिल रही है तो ज़्यादा जल भी हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं ना, वो क्या है, बहुत बड़ी हैं, और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में क्या होती है, भारी वर्षा के कारण, क्योंकि इस जगह पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें अत्यधिक अवसाद भी बहकर आ जाता है। तो इसी वजह से जो ब्रह्मपुत्र नदी है बाढ़ लाती है, मार्ग परिवर्तन करती है और तट का अपर्दन करती हुई जाती, तो इसके लिए ये जानी जाती है। अब आप समझ गए कि क्यों करती है इतना ये, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सब बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ हैं, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ठीक है, और फिर क्या है कि वो अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं, बाढ़ लाती हैं और तट का अपर्दन करती है, इसके लिए जानी जाती है। और इसलिए बता दिया गया है आपको कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। तो ये वाला हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। और आपको इसमें कुछ एक तो ये भी याद रखना है कि भाई कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो नदी से कौन सी वो नदियाँ हैं जिसके मिलने पर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। एक तो लोहित नदी हो गई, और एक हमने यहाँ पे एक को दिबांग करके हमने नदी पढ़ी थी, है ना, दिबांग, ठीक है, दिबांग भी आ सकता है, सिकांग भी आ सकता है, जो दोनों मिलती है तभी से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और आगे आते आते क्या होता है कि इसको जो बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, इससे तीस्ता नदी भी मिलती है, और लास्ट में इस पर कौन सी नदी मिलती है, पद्मा नदी इस पर मिलती है। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में। एक बार आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्लो हो रहा है उसको भी देख लीजिए कैसे फ्लो कर रही है। देखो ये नदी आ रही है, ठीक है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है सांगपो रिवर बह रही है और सीधे कहाँ गिर रही है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। यहाँ पे भी आपको इसी के थ्रू दिखाया गया है मैंने, देखो बांग्लादेश से बहती हुई आ रही है और यहाँ पे गिर जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है, यानी कि जो हिमालय अफवाह तंत्र से भी क्या है, ये पुराना है। यह तथ्य नदियों की पूर्णावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। और वैसे भी आपको पता है कि जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारे इंडिया का, तो वो बहुत पहले ही स्टेबल हो गया था, जैसे कि हमने उसको पढ़ा भी था कि अभी भी कुछ उसमें अपवाद है कि कहीं कहीं पर फिर भी कहीं ना कहीं भूकंप देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। और जो हिमालय वाला है उसमें अभी भी देखते हो कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल है, अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है, तभी उसको क्या बोला जाता है कि अभी वो क्या है, एक नवीन मतलब नया बना है अभी वो, ठीक है, उसकी एज क्या है, न्यू है, यंग एज है वो, ठीक है, हिमालय की। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वो हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। और ये हमें किससे पता चलता है, ये फैक्ट हमें जो वहाँ की जो नदियाँ हैं, नदियों की जो पुराना अवस्था है और जो नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। क्योंकि देखो जो नदी जितनी पुरानी होगी वो पहले बहुत ज़्यादा बहती होगी खूब तेज़ी से, और जो भी उसने वहाँ पे इतना आसपास के एरिया को इतना चौड़ा कर दिया है, इतना मतलब नदी घाटियाँ बना दी इतनी चौड़ी चौड़ी लंबी, ठीक है, तो वो कैसे हुआ, जब इरोजन के थ्रू हुआ। और इरोजन तो ऐसा है नहीं कि वो 1 साल 2 साल में हो जाता है, कई साल लगते हैं, और तब जाकर के वो जो हमें आज के समय में जो लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, तो वो एक बहुत लंबे समय के प्रोसेस के बाद हमें आज देखने को वो मिलते हैं उसके प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन उससे पहले वो अलग तरीके से थे, ठीक है।
तो मतलब कि नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों की चौड़ा व उथला होने से हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये जो तंत्र है ये हिमालय पर्वत वह तंत्र से क्या है, पुराना है। आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारी जो नदियाँ हैं कि जो पश्चिमी घाट है, जो हमारी नदियाँ बहती हैं कि कुछ क्या अरेबियन सी में गिरती हैं, कुछ कहाँ गिरती हैं, हमारी अरेबियन सी में गिरती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो उनके बीच में जो हमारा ये पश्चिमी घाट है ना, ये जो पश्चिमी घाट है ये क्या करता है, उनके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। और मैंने आपको बताया था कि जल विभाजक का मतलब क्या होता है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड, यानी कि जो क्या करता है, जो तय करता है, जो बीच में कोई भी उभरा हुआ कोई भी पहाड़ हो सकता है, मतलब मैदान से उठा हुआ भाग हो सकता है, जो नदियों को दो अलग दिशाओं में क्या करता है, मतलब विभाजित कर देता है। कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है जो उनको अलग अलग दिशाओं में विभाजित करता है ना, वही जल विभाजक तय करता है कि कौन सी नदी किस दिशा में बहेगी, है ना। तो दो नदियों के बीच का जो पार्ट होता है जो उन दोनों को अलग करता है एक दूसरे से, उसी को बोलते हैं जल विभाजक, इंग्लिश में वाटर डिवाइड बोलते हैं उसको। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मतलब आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा और तापी को छोड़कर, देखो ये नर्मदा नदी हमारी है, नर्मदा नदी है, ये जा रही है यहाँ पे गिर रही है अरेबियन सी में। तापी नदी ये है, ये क्या हमारी जा रही है यहाँ अरेबियन सी में। तो इन दोनों नदियों को छोड़ करके क्या बोला गया है कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं हमारे इस पेनिनसुलर प्लेट, जो पेनिनसुलर वाला जो एरिया है हमारे इंडिया का, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग है। इसके बारे में चलो मैं आपको एक बार फिर से दिखाई देती हूँ। तो आप लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैंने फिर से वही मैप निकाला है जिससे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो उत्तरी भाग से निकलने वाली जो नदियाँ होती है कौन कौन सी, एक तो चंबल हो गई हमारी नदी। ठीक है। इसको यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है। ये मान लो ये ले लिया, तो ये चंबल नदी हो गई हमारी। ठीक है। चंबल नदी की बात हो रही है यहाँ पे, ये बेतवा नदी की बात हो रही है, केन नदी की बात हो रही है, सोन नदी की बात हो रही है। तो ये सब क्या है, ये लोग क्या है, निकलती हैं यहाँ उत्तरी भाग से और किस में मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती है। तो मतलब बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। तो अन्य प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से, एक तो ये महानदी वाला है, तो महानदी का तंत्र हो गया। ठीक है। फिर आपकी गोदावरी नदी का आता, ये रहा गोदावरी नदी का तंत्र। ठीक है। गोदावरी नदी का देख रहे हो, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, ऐसे क्यों। हाँ तो अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। इस पे देखते हैं क्या बोला गया है आपको कि जो हमारा प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र कौन से हैं। तो एक तो हमने देख लिया महानदी। ठीक है। ये महानदी वाला देख लिया हमने। फिर हमने क्या देखा, गोदावरी का, तो गोदावरी वाली ये आ रही है। ठीक है। ये गोदावरी वाली आ रही है। कृष्णा और कावेरी, कृष्णा नदी देखो इधर से दिखाया जा रहा है आपको, ये कृष्णा वाली आ रही है। ठीक है। और ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, और ये रही हमारी कावेरी नदी, ये दिख रहा है। तो ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भाग के नदी तंत्र हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। ठीक है। ये विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। क्या बताया गया है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिस पे ये चलती हैं, ये विसर्प नहीं बनाती हैं। और विसर्प मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ऐसे 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 करके, जैसे जो हमने देखा है कि उत्तर भारत की नदियाँ ऐसे ऐसे बहती हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं बहती हैं। इनका एक बिल्कुल पाथ होता है। ठीक है। एकदम फिक्स पाथ होता है जिस पे ये चलती है, फिक्स रास्ते पे चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं। और ये बारहमासी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारहमासी नहीं होती हैं ये। इसमें देखो मैंने आपको ये दिखाया है, ये नदियाँ जो हैं इनका अपना एक फिक्स्ड पार्क मतलब पाथ होता है, अपना फिक्स्ड रास्ता होता है। ठीक है। ये अपने आप जो इनका रास्ता है ये उसी पे चलती हैं। ठीक है।
उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग मेनली ये सीज़न पे डिपेंड होती है, मतलब जब बारिश का सीज़न आता है तब इनको पानी मिलता है नदियों को और ये बहती हैं, ठीक है। यद्यपि ब्रज घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है, मतलब जो नर्मदा और तापी इसमें तो पानी रहता है, हालांकि ये अपवाद है, लेकिन बाकी जो नदियां हैं मेनली क्या होता है उसमें पानी कब आता है, जब बारिश होती हैं, ठीक है, और ये बारहमासी नहीं होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र का विकास, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अववाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। तो यानी कि बहुत प्राचीन समय में कुछ कौन सी 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से जो आज के समय का जो हम भारत का प्रायद्वीपीय भारत का अववाह तंत्र देखते हैं, तो जो उसका आज हम स्वरूप देखते हैं, तो उसके पीछे वो 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाएं हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कौन सी है। आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे समुद्र तल से नीचे चला गया। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जब टर्शरी टाइम काल था, मतलब जब वो पीरियड था, तो उस समय पे क्या था कि जो प्रायद्वीप का जो पश्चिमी है पार्श्व है उसका क्या हो गया, अवतलन हो गया, मतलब धंसाव हो गया, जिससे वो पार्ट जो था समुद्र तल से थोड़ा नीचे चला गया। इससे मूल जल संवर्ग के दोनों ओर नदी की समानता सम्मित योजना में गड़बड़ी हो गई। फिर आगे आता है सेकेंड पॉइंट दिया है कि हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। यानी कि जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उसके कारण क्या हुआ, जो प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग था तो उसका अवतलन होने लगा, धंसाव होने लगा, और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। ठीक है, भ्रंश द्रोणियाँ मतलब कि जो वैलीज आपको देखने को मिलती हैं, घाटे देखने को मिलती है जिससे रिवर्स बहती हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, अवतलन हो गया था उस पार्ट का, तो जिस कारण से परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपर्द पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। ठीक है, तो क्या है कि जब देखो आपको पता ही है कि जब कोई खाली जगह होती है, जो नदियाँ वहाँ से बह के जा रही होती है, तो वो क्या करती हैं, वहाँ पे अवसाद इकट्ठा करती रहती हैं, दरारों को भर रही हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। इसीलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। अब क्योंकि जब वो सब चीज़ वहीं पे छोड़ देती हैं, उन्हीं गड्ढों को भरने में लगी हैं, उन दरारों को भर रही है, तो इसी वजह से क्या होता है कि इनका ये लोग डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनके साथ क्या नहीं होते, उतने वो अवसाद नहीं होते, ये सब जमा करते हुए रास्ते में ही आ जाती हैं, तो उसकी कमी पाई जाती है। थर्ड बताया गया है कि इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। इसमें क्या बताया है कि इसी समय पे क्या हुआ था, कौन से समय की बात हो रही है, ये यही टर्शरी काल की, कि इस समय पे जो प्रायद्वीपीय खंड था हमारा, ये उत्तर पश्चिम दिशा से ये दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, मतलब कि ऐसे करके झुक गया, इसको उत्तर पश्चिम दिशा से इस डायरेक्शन में हल्का सा ये झुक गया। ठीक है, यहाँ पे ये बात करी जा रही है। परिणाम स्वरूप इसका अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। मतलब यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं कि जो आज का समय हमें दिखता है कि जो कुछ नदी है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये इधर की तरफ गिरती है, नर्मदा तापी जैसे हम कहते हैं कि वो इधर की तरफ गिर रही है, अब बाकी तरह नदियाँ हमने ये देखी, तो क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट था ना, पश्चिमी पार्ट, तो ये कुछ जो हमारा टर्शरी काल था, तो उस समय क्या हुआ कि जो पश्चिमी वाला पार्ट था ये थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया, समुद्र में धंस गया, जिस वजह से क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिससे ये समुद्र तल से नीचे चला गया, इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की जो समानता थी वो योजना में गड़बड़ी हो गई। जो समान रूप से नदी बहती थी ना, तो वो योजना जो थी वो विफल हो गई, गड़बड़ी हो गई। ठीक है, और आगे बताया गया है, मतलब वो अगर आप हम इसको समझना चाहें तो अब ये कह सकते हैं कि कोई नदी जो थी ना वो आराम से बह रही थी, वो बह रही थी, अचानक से क्या हुआ, उसका ये पार्ट नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा ढस गया। ठीक है, इधर की तरफ हमने कहा धंस गया वो, तो इससे क्या हुआ कि जो नदी का जो फ्लो हो रहा था ना, तो वो नदी का फ्लो क्या होगा, अब इधर की तरफ होने लग जाएगा, उसको ढाल इधर की तरफ मिलने लग गई, है ना। तो क्या हुआ कि जो नदी आराम से बह रही थी, तो उसके जो उसका हिस्सा था, भूमि का हिस्सा नीचे बैठ गया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो नदियों का ढाल था कि वो इस दिशा में बह रही थी, तो अचानक से क्या हुआ कि वो नदी का ढाल क्या हुआ, बदल जाता है, उसका स्लोप बदल गया। ठीक है, और जल का जो बहाव अपनी सही दिशा में हो रहा था वो ना होकर के दूसरी दिशा में होने लगा। तो मतलब यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जो आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया, इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सम्मित योजना में गड़बड़ी हो गई। मतलब जिस दिशा में जल बह रहा था
तो अब क्या हुआ कि वो स्लोप बदल गया, जिस ढाल में वो बह रहा था उस दिशा से बदल के दूसरी दिशा में बहने लगा। फिर दूसरा चीज़ आपको बताइए कि हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण जो प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग का अवतरण हुआ, यानी कि क्या हुआ, जो उत्तरी भाग का अवतरण होने लगा, धंसा होने लगा, और इसके कारण क्या हुआ, भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। ठीक है, और भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी जो है इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, ये ऐसे करके बह रही हैं। फिर और अपरदन पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसीलिए क्या है, नदियों में हमें जलोढ़ या डेल्टा के निक्षेप की कमी पाई जाती है। फिर तीसरा कारण क्या बताया इन्होंने, तीसरा कारण बताया कि इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तरी पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा में झुक गया। यही बताया गया कि इस दिशा की तरफ झुक गया, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ झुक गया। तभी क्या है कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो इधर की तरफ स्लोप करती है, बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया उनका प्रवाह, अफवाह मतलब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारी महानदी नदी है, देखो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहकर यह जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो देखो आप लोगों को महानदी दिख रही है, ये महानदी जो है ये क्या कर रही है, ये निकल रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलते हुए, और ये क्या कर रही है, आगे बहते हुए उड़ीसा से जाकर के ये कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे इससे, ठीक है, थोड़ा क्लियर इसमें दिखेगा आपको। यह नदी जो है 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। बताया कि इस नदी की लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर है, और जल ग्रहण क्षेत्र के जिस क्षेत्र से होकर के ये बहती है, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इसी नदी की अफवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। यानी कि जो ये नदी द्रोणी है हमारी महानदी, तो इसका 53% कहाँ पे बहता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और 47% उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जो है ये गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो गोदावरी नदी कहाँ है, ये आपको दिख रही, देखो सबसे लंबी दिख भी रही है, आपको दिखने से भी लग रही होगी कि सबसे लंबी है गोदावरी नदी। तो ये क्या है कि यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पे दिया भी कि इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जो सहायक नदियाँ जो भी हैं इसकी, वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं, जो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, फिर है यह 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इतनी इसकी लंबाई है। जिसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 3.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में है, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और शेष भाग जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। चलिए इसको देखते हैं कि क्या दूसरे वाले मैप में दिया गया है इसके बारे में। इसमें तो नहीं दिखाया गया है। पेनगंगा यहाँ पे नहीं दिखाया गई हैं। ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग अपने एटलस में देखेंगे तो आप लोगों को ये अगर शो कर रखी होगी तो ये दिख जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब इसकी सहायक नदी हैं गोदावरी की। पोलावरम के दक्षिण में जहाँ इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है, एक वाटरफॉल की रचना करती है ये। ठीक है, जहाँ पे इसके दक्षिण, पोलावरम के दक्षिण में, यानी कि एक जगह पड़ती है पोलावरम, तो उसके दक्षिण में जहाँ पे इसके मार्ग में निचले भागों में क्या करती है, ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है, तो वहाँ पे क्या करती है, प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजा मुंद्री के बाद ये नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब एक जगह पड़ती है राजा मुंद्री, तो उसके बाद ये नदी जो होती है कई धाराओं में अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में ऐसे करके बढ़ जाती है और एक बड़े से डेल्टा का ये निर्माण करती है। क्योंकि देखो इतनी लंबी है, बड़ी है, सहायक नदी भी है, तो ऊपर से अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स भी लेके आती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या करती है, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है,
इसको दूसरे वाले मैप में देखते हैं, थोड़ा इससे क्लियर देख लेंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या है, कृष्णा नदी जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है। अब देख लेते हैं कृष्णा नदी कहाँ है। ये कृष्णा नदी दिख रही है, यहाँ से बहते हुए आ रही है ना। तो जो कृष्णा नदी है ये क्या है, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। देखो ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये भीमा भी दिखा रखी है, सारी तो नहीं दिखाई है, हाँ, और तुंगभद्रा भी दिखाई है यहाँ पे, है ना। तो तुंगभद्रा और भीमा नदी को यहाँ पे दिखाया गया है। कोयना तो नहीं दिखा रखी है इसमें, पर ये दोनों नदियाँ क्या हैं, ये तीनों नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग जो है महाराष्ट्र में है, 44% भाग जो है हमारा कर्नाटक में है, और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। देखो ये सब तो आपका क्वेश्चन नहीं आता कि कितने प्रतिशत किस स्टेट में है, बस ये आपको एक नॉलेज के लिए इस पर बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उत्तर भारत की कौन सी है, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए, कहाँ से निकलती हैं, थोड़ा बहुत ये सब की चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। देखो ये रही हमारी कावेरी नदी, ठीक है, ये हमारी कावेरी नदी रही। तो ये कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है, और ये 81,155 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रों का वाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। तो मतलब जो इसका उत्तरी वाला भाग है ना, तो वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है, और जब जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है सर्दियों में, उससे भी वर्षा होती है। तो इस नदी की में क्या होता है, हमेशा जल रहता है। इस नदी के द्रोणी का 3% भाग जो है केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, और 56% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी और अमरावती है, इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या है, उसकी कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की, अमरावती, ठीक है। नर्मदा नदी जो है, अब यहाँ पे देखती है, नर्मदा नदी पे आते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ है, ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक के पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य या भ्रंश घाटी से बहती हुई, यानी कि जो नर्मदा नदी है ना, तो इसके ऊपर वाले पार्ट में पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती है, और दक्षिण में इसके पड़ते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो उनके बीच से ये बह करके निकलती है। बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट के धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। धुआंधार जलप्रपात मतलब खूब तेजी से गिरती है, एकदम धुआं जैसा दिखता है आपको, मतलब क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है, और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारंदमुख बनाती है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो इसी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा एक वर्ड आया है जिसे कि हम बोलते हैं ज्वारंदमुख। ज्वारंदमुख मतलब देखो, इसे हम इंग्लिश में ना कई बार इसको बोलते हैं टाइडल एस्चुरी बोलते हैं, टाइडल एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा ना ज्वारंदमुख, मुहाना, जैसे समुद्र से जो मिलने वाली जो नदी होती है ना, तो उसके मुहाने को जहाँ पे वो क्या करती है, समुद्र से मिलती है, जैसे कि यहाँ पे मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ज्वारंदमुख बोलेंगे। जहाँ पे क्या होता है, ज्वार भाटे का, यानी कि आपने देखा होगा ना टाइड आता है, आपने पढ़ा होगा कि जब उसके प्रभाव होता है, सूर्य का, चंद्रमा का प्रभाव होता है, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे होता है। जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सूर्य होता है हमारा, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है ना। तो आपने टाइड्स उसके लिए एक वर्ड सुना होगा। तो जहाँ पे भी क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे भी क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ज्वारंदमुख, यानी कि टाइडल एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है वह जगह जो होती है वो नदी का मुहाना हुआ। लेकिन अगर उस मुहाने पर क्या होता है, जो हमारा ज्वार भाटा होता है उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पानी क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार ऊपर तक आ जाता है, कई बार पानी काफ़ी नीचे चला जाता है, मुहाना जो होता है उसका बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है।
या फिर आप कह सकते हैं जो खारा पानी होता है। अब इसके कारण क्या होता है, जो खारा पानी होता है ना, तो वो कैसा होता है, वो नदी में काफ़ी अंदर तक चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं ज्वारंतमुख, ठीक है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो लगभग क्या होता है कि जब नर्मदा नदी जो होती है ना, ये अरब सागर में गिर रही होती है, तो उससे पहले क्या होता है, लगभग 27 किलोमीटर लंबा ये क्या करती है, ज्वारंतमुख बनता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मतलब जो नर्मदा नदी का जो अंतिम हिस्सा होता है, तो वहाँ तक क्या होता है, समुद्री ज्वार भाटे का असर पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्रित करें और आपस में चर्चा करें। तो चलिए इसके बारे में तो आप देखेंगे। आगे आता है, हम तापी नदी पे आते हैं। तो तापी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। पहले हम देख लेते हैं तापी नदी किधर है, ये हमारी तापी नदी रही, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अववाह क्षेत्र का 79% जो भाग है वो महाराष्ट्र में है और 15% भाग जो है मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है, ठीक है। फिर आता है कि अरावली के पश्चिम में लूनी, अब देखो यहाँ पे आई लूनी नदी हमारी, ठीक है। अब आती है हमारी लूनी नदी। तो बोला है कि अरावली की पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ये रही लूनी नदी, ठीक है, ये है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिलती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाके मिल जाती है, इधर साइड पे पूरी मिल जाती है ये, ठीक है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, ठीक है, यानी कि कुछ समय के लिए ये नदी तंत्र रहता है क्योंकि मुख्यतः यह वर्षा पर निर्भर है। फिर आगे आ रहा है कि नदी जल उपयोग की सीमा। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं पहले ऑफ कर देती हूँ। अब चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं कि नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियाँ जो होती हैं ये प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती हैं, परंतु अनित्यवादी नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत ही कम जल होता है। यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो हमारी भारत में जो नदियाँ बहती हैं वो हर साल क्या होती है, बहुत सारा पानी का वहन करती है, लेकिन क्या होता है अगर हम समय देखें, स्थान की दृष्टि से देखें, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। बारहमासी जो नदियाँ होती हैं हमेशा उसमें वर्ष भर जल होता है, लेकिन जो अनित्यवाही नदियाँ होती हैं वो शुष्क होती हैं, शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है, ठीक है, यानी कि जैसे समर सीजन आप कह सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में अधिकांश जल क्या होता है, मतलब उस समय पे उन नदियों में ज़्यादा पानी आता है बारिश के समय। फिर आगे बोला है कि वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा क्या होता है, सूखाग्रस्त होता है, क्योंकि उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? तो इस पुस्तक का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको देखेंगे हम, वो आगे देखेंगे। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कि अगर हम उसको सही से मैनेज करें, तो जैसे मान लीजिए कि किसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी है और दूसरे में कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से कुछ मैनेजमेंट करके उसके पानी को थोड़ा हम यूज़ कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे जो पानी की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? हाँ, बहुत सारी नदियाँ मतलब योजना बनाई गई है, जैसे कि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई है, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको आप देख सकते हैं और आप सर्च कर लीजिएगा कौन कौन सी हैं। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? तो मतलब इन सब चीज़ों में आपको क्या करना है, विचार करना है, और आप जो ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। आपके क्या विचार हैं, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखिए और धरातल के ऊबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें व एक लेख तैयार करें, मतलब एक एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं, जैसे जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, तो आपको इस चीज़ में दे सकते हैं कि सब लोग अपने अपना तैयार करके आएँ और उस पर क्या किया जाए, एक डिबेट चलाई जाए, ठीक है।
तो ये कर सकते हैं आप। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम देते हैं, ठीक है। तो क्या क्रम देंगे आप अपने हिसाब से कि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। तो मतलब ये आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं, और जो नदी जल के उपयोग में संबंधित समस्याएं हैं तो आप उसको किस अकॉर्डिंग में, किस समस्या को किस नंबर पे रखना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? क्या आपने शहरों के गंदे पानियों को नदियों में गिरते देखा है? बिल्कुल देखा है ना? देखते हो ना, जैसे हमारी यमुना नदी है, कितनी गंदी हो रखी है। और वही नहीं, आसपास आप बहुत सी नदियों को देखेंगे कि कितना गंदा हो गया है उसका जल। अगर यही पानी एकदम साफ़ हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, तो कितना अच्छा रहेगा। उसी पानी को हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं अच्छे से फ़िल्टर करके। और अगर नदियाँ गंदी होंगी तो क्या होगा, उसमें रहने वाले जीव समाप्त हो जाएंगे। हमारा जो एक पूरा सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं पूरा एक डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। और आगे क्या है कि औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं, और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप वहाँ पे केमिकल यूज़ कर रहे हो, आप पौध उसका सोप का यूज़ कर रहे हो, आप जो भी सर्फ डाल रहे हो, तो क्या है उसमें सब केमिकल होता है, वो पूरा नदियों में जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हमारी नदियाँ खराब हो रही हैं। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? आपके क्या विचार हैं कि कैसे हम मुक्त कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्र करें व इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। देखिए, यहाँ तो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि आपने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से आपके क्या ओपिनियन है उसके बारे में, लेकिन मेरा मानना है कि हमें पर्सनली सफाई रखनी चाहिए। अगर हम हर कोई, मतलब हमें सिर्फ दूसरों को ही ज्ञान नहीं देना है, हमें अपने ऊपर भी उसको लागू करना है कि कभी भी सड़क पे कूड़ा ना फेंकें। अगर आप रास्ते में कुछ खा भी रहे हो तो उसको डस्टबिन में डालो। डस्टबिन नहीं अवेलेबल है तो आपके पास जो भी उसमें बैग है उसके अंदर डाल दो, और फिर घर पे आके अपने डस्टबिन में डाल दो। कहीं भी आपको दिखे तो वो कूड़ा रास्ते में नहीं फैलेगा ना। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, हम देश के नागरिक हैं। अगर हम लोग खुद से सफाई नहीं करेंगे तो हम लोग हमेशा सरकार को दोष देते रहते हैं, ठीक है। नो डाउट कुछ कमी उनकी भी रहती है, लेकिन कुछ हम लोग भी तो करते हैं ना कि रास्ते में हम कहीं पे भी गंदगी कर देते हैं, कहीं पे भी हम थूक देते हैं, यहाँ वहाँ कूड़ा डाल देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो रोड किनारे ऐसे कूड़ा डाल देते हैं। तो भाई अब तो आप लोगों के लिए क्या, सरकार के द्वारा देखो कितना आपके लिए गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जगह जगह पे पूरा वो सुबह अलार्म बजाने लग जाते हैं, अपना गाना बजाने लग जाते हैं कि भाई सब लोग अवेयर हो जाएं कि भाई कूड़े वाली गाड़ी आ गई है तो उसमें कूड़ा डालिए ना, रास्ते में क्यों डाल रहे हो। और महीने के वो 100, मेरे हिसाब से कहीं पे 100 रुपीज़ है, कहीं पे 120, 150 इतना ही रखता है। तो इतना तो आप लोग खाने में ही खर्च कर देते हैं। तो क्यों ना हम लोग खुद ही कुछ चीज़ें ऐसे फॉलो करें कि भाई जैसे हमें सड़क पे कभी भी कूड़ा नहीं फेंकना है, अपना कूड़ा जो है हमें कूड़ेदान में डालना है, हमेशा जो गाड़ियाँ आती है उसके अंदर डालना है, या नहीं तो जो आपके यहाँ पे आते हैं कूड़े वाले आते हैं उठाने के लिए उनको लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या है, देखो जब हम लोग खुद से सफाई रखेंगे तभी तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसको हमें करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन देखिए हमें पर्सनली खुद, जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं तो ऐसे ही हमें अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए कि भाई रास्ते में गंदगी ना फैलाएं। अब देखो, आप फॉरेनर्स देखो, देखते हो वो लोग आते हैं, वो देखते हैं ना कैसे कितनी गंदगी रहती है, और जब आप लोग उनके लोगों की फ़ोटोज़ देखते हो, मैं ये नहीं कह रही कि भाई वहाँ पर नहीं होता होगा कहीं पर, लेकिन जो मैंने देखा है, वीडियोज़ देखी हैं, कितना क्लीननेस रहती है वहाँ पर, इतने रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई कोई ऐसे ही नहीं करता, और वहाँ पर सब रूल्स फॉलो भी करते हैं। तभी वहाँ देखो कितनी साफ़ सफाई रहती है, और यहाँ पर कितनी गंदगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद भी नहीं रखना चाहते ना सफाई। मेन बात तो ये, अगर सभी लोग किस ऐसा कुछ सोचें कि हम गंदगी ना फैलाएं, कुछ ना करें, मतलब इस तरीके से हम गंदगी ना करें, हमें अपने आसपास के एरिया को साफ़ करना है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि चीज़ें खुद ही अपने आप बदलने लगेंगी, ठीक है। चलिए अब आ गया है हमारा अभ्यास कार्य। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? गंडक, सोन, कोसी और दामोदर। तो कौन सी है? दामोदर नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के द्रोणी इस भारत में सबसे बड़ी है? तो कौन सी है? गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी उसमें शामिल नहीं है, बल्कि सिंधु में तो ये 5 नदियाँ मिलती हैं,
हमने पढ़ा ना, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, वो तो क्या है, ये सब क्या है, वो तो पंचनद की नदियाँ हैं। लेकिन जो सिंधु में तो ये मिलती हैं, तो सिंधु नदी में ये जो सिंधु है ये पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद मतलब होता है 5 नदियाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ब्रज घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम स्थल है, तो कौन सा है, देवप्रयाग में जाके ये मिलती हैं, तभी को गंगा नाम से जाना जाता है। तो आगे आपके क्वेश्चन है कि अंतर आपको देखना है, नदी द्रोणी क्या होता है, जलसंभर क्या होता है, वृक्षाकार और जालीनुमा अफवाह प्रारूप क्या होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, अब अपने आप इन क्वेश्चन को देखना और बहुत जल्दी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये हमारा कंप्लीट हो गया है अफवाह तंत्र चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।